हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। हम आपके लिए लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 113। हिंदी में बोले तो 113। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले एपिसोड को देख लिया होगा, क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं है तो हो सकता है आपसे कुछ चीजें मिस हो जाएं। फिर भी चलो उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं हम इस रिकैप में। तो पिछले एपिसोड में सीन दिखाया जाता है उस मेड्यूसा टेम्पल के अंदर का, जहाँ पे वो ब्लू एंड व्हाइट ने एक लेडी उस छोटी सी बच्ची चिंगयान को लेके पहुंच गई थी। ये होती है वो थ्री फ्लावर फर्नेस पीपल वाली लड़की। फिर इन दोनों की मुलाकात होती है इस टेम्पल के गार्डियन से, जो कि एक बूढ़ी औरत थी। इनका नाम होता है शेफू और इनकी कंपेनियन स्पिरिट का नाम था शाओलू। शाओलू का इंसानी फॉर्म में एक लड़की का होता है और वैसे वो एक जाइंट सरपेंट होती है। ब्लू एंड व्हाइट ने एक शेफू को इंसानों की घुसपैठ के बारे में बता रही थी। तभी चिल्लाता हुआ नूडोंग इस टेम्पल में एंटर करता है। ऐसा लगता है उसे किसी ने घायल कर दिया हो। वो शेफू को इंसानों की गलत खबर दे देता है, जिससे शेफू अपने ट्राइब मैन को बचाने के लिए स्नेक चार्मिंग ट्राइब चली जाती है। ऑफ कोर्स ये न्यूडोंग की चाल होती है, क्योंकि अब जब वो शाओलू इस हॉल में अकेली रह गई थी तो किंग ज़ोलिंग का वो ग्रुप उसके ऊपर हमला कर देता है। भले ही शाओलू की स्टैंड 9 स्टार दोदी के फर्स्ट टर्न पे हो, तब इतने सारे एक्सपर्ट्स उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। और वो याओशिन, जिसे मेमोरी सर्च करना आता था, वो शाओलू के दिमाग को खोलने लगती है। दूसरी तरफ जब वो ओल्ड वुमन शेफू स्नेक चार्मिंग ट्राइब जा रही थी, तभी उन्हें सेंस होता है कि शाओलू को कैप्चर कर लिया गया है। उन्हें फटाक से पूरा गेम समझ में आ जाता है। वो पीछे मुड़ के जस्ट न्यूडोंग के ऊपर हमला ही करने वाली थी, तभी न्यूडोंग एक्टिवेट कर देता है एक स्पेस स्क्रॉल को और वो यहाँ से गायब हो गया था। हमें बाद में मालूम पड़ता है कि न्यूडोंग ने गोस्ट वर्ल्ड से अलग अलायंस बना रखी है, मतलब पार्टनरशिप चल रही है लोगों की। ये सच में दोगला सांप था। इसने अपने क्लैन को धोखा देके चुपचाप से ज़ोलिंग रॉयल फैमिली और गोस्ट वर्ल्ड से पार्टनरशिप कर ली होती है, लेकिन किंग ज़ोलिंग को भी इसके बारे में पता नहीं होता। फिर सीन हमें टेम्पल के अंदर का दिखाया गया था, जहाँ पे याओशिन को शाओलू की मेमोरी से मालूम पड़ता है कि इस टेम्पल के गेट को खोलने के लिए मेड्यूसा ट्राइब के 7 लीडर्स का खून चाहिए होगा, और जो कि इनके पास था नहीं। फिर क्या किंग ज़ोलिंग का पूरा ग्रुप मिलके उस टेम्पल गेट के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये मामला चलता रहता है काफी देर तक, और अब तक इसी डिस्टरबेंस की वजह से इस टेम्पल के अंधेरे कोनों में बाकी के हिडन और अपीयर हो गए थे। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब टेम्पल की वो वॉल जिसके ऊपर हमले करे जा रहे थे, उसके पैटर्न जिंदा होने लगते हैं और उसमें से बाहर आता है एक बहुत ही बड़ा स्नेक। इसके शरीर में 7 रंग चमक रहे थे और इसका ऑरा इतना खतरनाक था कि चिंगटियान किंग ज़ोलिंग जैसे 9 स्टार दोदी एक्सपर्ट को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए पीछे जाना पड़ता है। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। अभी किंग ज़ोलिंग का चेहरा एकदम गुस्से की वजह से ट्विस्ट हो चुका था। वो दांती मीस के बोलते हैं डैम इट, यहाँ पे जरूर कुछ गलत है। आखिर इस तरीके से एक 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन यहाँ पे कैसे अपीयर हो सकता है। किंग ज़ोलिंग की टीम में से याओशिन, जो कि अल्केमिस्ट होती है, इस जाइंट स्नेक को देख के उसकी आंखें वाइट हो गई थी। वो कहती क्या सच में स्काई स्वॉलोइंग पाइथन है? वो अपनी आंखों में अचंभे को छिपा नहीं पाती। याओशिन कहती कहा जाता है कि स्काई स्वॉलोइंग पाइथन अपने पीक पर 10 रंगों पे पहुंच जाते हैं और तब इनकी पावर इतनी खतरनाक हो जाती है कि सीधा फेस कर सकते हैं 2 गॉड्स को। तभी चिंटियन, जो कि पीछे जा चुका होता है, वो अपने आप को शांत करके ग्रुप से बोलता है काम डाउन, एक असली 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन नहीं है। ड्रैगन लविंग लेजन का ज़ुआनमू पूछता है तो ये क्या चीज है? वो ओल्ड मैन चिंटियन कहता है 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन इस दुनिया के सबसे डरावने बीस्ट में से एक है। अगर ये असली होता तो हम इसका भोजन बन चुके होते। तो जहाँ तक बात रही कि हम क्या देख रहे हैं, तो ये और कुछ नहीं बल्कि सरपेंट इल्यूजन का लेजेंडरी डांस है। ग्रुप मेंबर कंफ्यूज थे। वो कहते हैं सरपेंट डांस का इल्यूजन चिंटियन अपने सिर को हिलाता है। वो कहते तुम सब ये नहीं जानते हो, इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। हजारों सालों पहले डीमन वर्ल्ड के डीमन लॉर्ड ने मेड्यूसा क्लैन की 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को वाइप आउट कर दिया था। इस वजह से उनकी लिनेज के सर्वाइव करने का सवाल नहीं उठता है। जो हमें अपने सामने दिख रहा है वो बस इस टेम्पल के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोजेक्शन है। किंग ज़ोलिंग कहता है प्रोजेक्शन, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इस टेम्पल में कुछ ऐसा मौजूद है जो कि स्काई सोलिंग पाइथन से रिलेटेड है? चिंटियन कुछ सोचते हुए बोलते हैं हालांकि मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन की लिंगरिंग प्रेजेंस की वजह से मुझे लगता है यहाँ पे कोई चीज ऐसी मौजूद होगी जो कि इसे बिलोंग करती है, और नहीं हमारे रास्ते को रोकने के लिए अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करता। ये सुन के किंग ज़ोलिंग की आंखें और चमकने लगती हैं। उसने एंशिएंट स्क्रॉल्स में पढ़ा था इस 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन के बिल्ड से एक होली फ्लेम को कमजोर किया जा सकता है। ज़ोलिंग रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर में एक टेरिफाइंग होली फ्लेम को कैद करके रखा गया है। उस होली फ्लेम को कैप्चर करने के लिए ज़ोलिंग रॉयल फैमिली ने न जाने कितने टैलेंट्स को गवाया, और आज तक ज़ोलिंग रॉयल फैमिली की बहुत सारे एंसेस्टर्स भी उसके ऊपर जीत नहीं हासिल कर पाए हैं। होली फ्लेम इस दुनिया के सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंसेस में से एक होती है। अगर किंग ज़ोलिंग को स्काई स्वॉलिंग पाइथन का ब्लड मिल जाता है, उसे लगता था कि होली फ्लेम को सप्रेस कर पाएगा, और जब वो होली फ्लेम की पावर किंग ज़ोलिंग की होगी तो ज़ोलिंग रॉयल फैमिली की फाउंडेशन के साथ इस पूरे ज़ोन सेंटियन में उसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। किंग
ज्वालिंग हंसने लगता है। वो कहते हैं हाँ 7 कलर्ड हेवन सॉल्विंग पाइथन। पहले मेडुसा क्लैन के एक मेंबर ने, जिसके पास 10 कलर्ड हेवन सॉल्विंग पाइथन की बहुत फीकी वर्ड लाइन थी, उसने हमारे ज्वालिन रॉयल फैमिली के फाउंडर को खत्म कर दिया था। लेकिन अगर इस टेम्पल में सच में 7 कलर्ड हेवन सॉल्विंग पाइथन की पावर होती है तो मैं उसका इस्तेमाल करके अपने फाउंडर की स्ट्रेंथ को भी सरपास कर पाऊंगा। आखिरकार इतने सालों के बाद ज्वालिन रॉयल फैमिली के फाउंडर की 2 इमोर्टल की स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे विदर हो गई होगी। किंग ज्वालिंग जब अपनी इमेजिनेशन में खोया हुआ था, उसके कान में जाती एक चिल्ली आवाज। वो आवाज कहती है किंग ज्वालिंग हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया है। ये आवाज आई होती है ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की तरफ से, जो कि अपनी मास्टर शेफू के साथ यहाँ पहुंच चुके थे। इस आवाज ने फाइनली उसे इमेजिनेशन से बाहर ला दिया था। तुरंत ही किंग ज्वालिंग का चेहरा और भी ट्विस्ट हो जाता है। बैंग की आवाज के साथ उसकी बॉडी में से एक टेरिफाइंग फ्लेमिंग ऑरा रिलीज होता है। इसमें एक लाइफ और डेथ एनर्जी मिली हुई थी। किंग ज्वालिंग डिक्लेयर करता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए ये टेम्पल हमारा होगा, क्योंकि ब्लू एंड व्हाइट स्नेक, जिसका नाम शाओकिंग भी होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी 9 स्टार दोदी के 4 टर्न पे थी। वो भी इस समय फ्यूरियस होती है। वो मुझे तुरंत ही आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो साफ तौर पे किंग ज्वालिंग से क्लैश करने वाली थी, लेकिन तभी उसकी मास्टर ओल्ड वुमन शेफू अपनी स्नेक शेप्ड केन से उसे पीछे करती है। शेफू की ऐसी कुल नजरें जाती हैं किंग ज्वालिंग के ऊपर। वो कहती है किंग ज्वालिंग मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, अगर तुम अभी मेडुसा टेम्पल से बाहर चले जाते हो तो हमारे बीच अब भी समझौता हो सकता है। शेफू के इन शब्दों ने ब्लू एंड व्हाइट स्नेक, शाओलू, चिंगियन तीनों को ही कंफ्यूज कर दिया होता है। तभी किंग ज्वालिंग के सामने आता है वो चिंगटियन। ओल्ड मैन चिंगटियन बोलता है शेफू क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि तुम्हारे ये शब्द मुझे सच में पीछे हटने के लिए मजबूर कर पाएंगे? ये सुनकर शेफू अपने सिर को हिलाती हैं। वो कहती हैं जिद्दी मूर्ख लोग। फिर नेक्स्ट ही मोमेंट में बूम की आवाज के साथ ये पूरा टेम्पल ट्रेम्बल होने लगा था। इस हॉल के अंदर की हवा डिस्टॉर्ट होती है और शेफू के चारों तरफ एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी फैलती है। ये ऑरा होता है हाफ इमोर्टल लेवल का। इसे सेंस करके किंग ज्वालिंग के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। अगर शेफू की स्ट्रेंथ आज दोशियान की भी होती तभी वो पीछे जाने के लिए तैयार नहीं था। वो जानता था कि कभी न कभी मेडुसा क्लैन और ज्वालिन रॉयल फैमिली के बीच में वॉर जरूर शुरू होगा। अगर वो आज फेल हो जाता है तो हो सकता है कि ज्वालिन रॉयल फैमिली बड़े खतरे में पड़ जाए। शेफू बिना हिचकिचाए अपनी वुडन केन को आगे बढ़ाती हैं। उनके हाथ में उस स्नेक शेप वाली वुडन केन में से एक अजीब सी ग्रीन एनर्जी बाहर आती है। शेफू ने अपनी केन को जिस जगह पकड़ रखा था वो जगह लकड़ी से बने सांप के सर की होती है और अभी उसकी आंखों में ब्राइट ग्रीन ग्लो आ गया था। किंग ज्वालिंग भी रोर करके बोलते हैं एक्शन लो। अगर मेडुसा क्लैन के बाकी के ट्राइब लीडर्स को यहाँ पे इकट्ठा होने का मौका देते हैं तो फिर हमारे जीतने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अभी ओल्ड मैन चिंगटियन भी फॉर्म में आ चुका था। वो भी तेजी से हंस के बोलता है तो ठीक है मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी पीक 2D पावर और हाफ इमोर्टल लेवल में कितना बड़ा अंतर है। उसके चारों तरफ भी ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी रिवॉल्व होती है और हवा में ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी के कई स्पीयर्स बन जाते हैं। ये पेन एनर्जी स्पीयर्स गोल गोल घूम रहे थे। इनके सामने का स्पेस एकदम डिस्टॉर्ट हो रहा होता है। चिंगटियन के ऑरे को सेंस करने के बाद भी शेफू की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया था। वो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक से बोलते हैं शाओकिंग तुम और शाओलू बाकियों का ध्यान रखो। फिर अचानक से उस ओल्ड वुमन का फिगर डिस्टॉर्ट होता है। वो कुछ मीटर आगे अपीयर हुई थी। अचानक से शेफू का ऑरा इतना इंटेंस हो जाता है कि चिंगटियन का चेहरा एकदम पेल हो गया था। शेफू के एक उंगली के सहारे पे कई ग्रीन एनर्जी पिलर्स स्पेस को चीरते हुए चिंगटियन की तरफ आगे बढ़ गए थे। हम चिंगटियन को डेस्परेटली डॉज करते हुए देखते हैं। अच्छी बात है कि इस टेम्पल की दीवारें बहुत मजबूत थी, क्योंकि अगर ऐसे अटैक्स और कहीं पे टकराते तो शायद वो स्ट्रक्चर अभी तक ढह गया होता। लेकिन तब भी यहाँ से बैंग 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 के साउंड्स लगातार सुनाई दे रहे होते हैं। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक भी यूमो के खिलाफ फाइट करने लगी थी और शाओलू बकियों को संभाल रही होती है। ये सीन चलता रहता है कुछ और सेकंड्स तक। इस सभी के कानों में क्रैकिंग आवाज जाती है। ये आवाज स्नेक टेम्पल वॉल से आ रही होती है। वो पैटर्न्स जिनसे 7 कलर्ड हेवन सॉल्विंग पाइथन का प्रोजेक्शन बना था वो धीरे धीरे विगल करने लगते हैं। एक समय पाइथन की बॉडी जो कि उन पैटर्न्स के अंदर थी वो दीवार में से बाहर उभरने लगती है। ये मैसिव सर्पेंट जो कि 10 मीटर का होता है वो दीवार से बाहर आके एस्टोनिशिंग स्पीड से ग्रो होने लगा था। बस कुछ ही मोमेंट्स के अंदर इसका साइज कई 100 मीटर्स का हो जाता है। इस पाइथन के इतने बड़े फॉर्म की वजह से ये टेम्पल से बाहर का अंडरग्राउंड पैलेस अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता। बैंक की आवाज के साथ बाहरी रेगिस्तान में एक बहुत ही बड़ा गैप क्रिएट हुआ था। इस रिफ्ट के अंदर किंग ज्वालिंग का ग्रुप और बाकी लोग मौजूद होते हैं। फाइनली सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जियान के ग्रुप को। अभी जियान ने अपनी आईब्रोज को निट करके रखा था। आखिरकार वो फ्लक्चुएशन को सेंस कर पाता है जो कि टेम्पल की तरफ से आ रही होती है। ये देखी म्यूइंग रुक के बोलती है जियान क्या हुआ? तभी नीचे के रेत को फोड़ के एक कोलोसल फिगर जो कि कई किलोमीटर फैला हुआ था उसकी शेडो जियान के ग्रुप के ऊपर आती है। दूर से जियान और बाकी लोग चिल फील करते हैं। ये कोलोसल सरपेंट होता है 3 रंगों वाला। इसकी बॉडी का कलर ग्रीन, ब्लू और येलो होता है। अभी टैंक की आंखों में भी शौक दिखाई दे रहा होता है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से वो खुद को जैसे कंपोज करके रख पाती है। टैंक बताती है मेडुसा क्लैन के गार्डियन बीस्ट है। अगर उन्हें इस गार्डियन बीस्ट को समन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेडुसा क्लैन के ऊपर बड़ा खतरा आ चुका है। उसके बगल
बगल में खड़ा वूयू कहता है कैप्टन हमें क्या करना चाहिए, क्या हम सच में इस कियोस्क में कूदने वाले हैं। अभी जियान के चेहरे पे भी सीरियस एक्सप्रेशन होता है, भले उसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार दूधी पे पहुंच गई हो। अभी वो इस भयानक क्रीचर के सामने अपने आप को बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट पाता है। टेंग टेंग कहती अभी बैटल में एंटर करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और क्योंकि दुश्मन अभी खुले में है और हम अभी छिपे हुए हैं, इस वजह से हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। ब्लड ब्रेड मसरी ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर वो थोड़ा सा पीछे जाने लगते हैं। साफ तौर पर टेंग टेंग नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई सेंस कर पाए। ध्यान जाता है जियान की तरफ, वो जो कि उस जाइंट पाइथन से दूरी बना चुका था। तभी उसकी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस एरिया तक पहुंच पा रही थी। वो अंडरग्राउंड से कुछ फिगर्स को सेंस करता है। फिर उसकी नजरें गई थी किंग ज्वालिंग के ऊपर। तुरंत ही जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा तब दिखाई देता है जब वो उस ब्लैक क्लोथ मैन को किंग ज्वालिंग के बगल में देखता है, जिसने ज्वालिंग रॉयल पॉइंट में जियान के ऊपर हमला किया होता है। यूइंग जो कि जियान के बगल में थी, वो उसके इमोशन को सेंस कर पाती है। यूइंग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है जियान। फाइनली जियान ने जैसे करके अपने आप को शांत किया था। वो कहता है चलो हमें इस टेम्पल के करीब पहुंचना चाहिए, हमें जानना हुआ कि ज्वालिंग रॉयल फैमिली यहाँ पे क्या कर रही है। की पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सभी को ढक लेती है और एक चक्कर काट के जाते हैं उस टेम्पल के करीब। सीन वापस से रेगिस्तान के उस एरिया की तरफ लौटता है, यहाँ पे मेडुसा टेम्पल एक्सपोज हो चुका होता है। अभी उस बड़े से गैप में से लगातार क्लैशेस की आवाजें बाहर आती हैं। किंग ज्वालिंग के एक्सप्रेशन अभी काफी गंदे थे। वो सेंस कर पाता है कि 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन दूधी क्लास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स के बराबर है। दूसरी तरफ टेम्पल गार्डियन शेफू, जिनके हाथ में स्नेक शेप की वो डंडी होती है, वो हम करके बोलती है चिंटियान मैं देखना चाहूंगी कि इस बार तुम मुझसे कैसे बचते हो। जब हमारी ट्राइब के नए लीडर्स यहाँ पे पहुंचेंगे तो मैं यहीं पे दफन होना होगा। वो मैसिव 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन अपने ऑपरेसिव ऑरे की वजह से किसी को पास नहीं आने देता। वो सभी की सरप्राइज से हुई नजरों के सामने उस छोटी सी बच्ची चिंगियन के बगल में आके रुक गया था। जब इतना बड़ा जीव अपने सिर को इस तरीके से नीचे झुकाता है, लोगों के चेहरे पे काफी वियर्ड एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। उससे भी सरप्राइज की बात ये थी कि चिंगियन जो कि अक्सर चीजों से डर जाया करती थी, उससे में उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही होती हैं। उस कोलोसल सरपेंट के सिर को सहलाते हुए बोलती है बिग स्नेक इनके ऊपर हमला करो। तुरंत ही वो सिनिस्टर आंखें मुड़ती किंग ज्वालिंग के ग्रुप की तरफ। एक हिसिंग साउंड के साथ पीक 2 लेवल का ऑरा किंग ज्वालिंग के पसीने छुड़वा देता है। किंग ज्वालिंग बॉय से कोड के बोलता है एक 8 स्टार 2 एम्पर, एक 9 टर्न 9 स्टार 2 एम्पर, और इनकी लाइनअप बढ़ती जा रही है। लगता है हमारी चीजें ट्रबलसम हो गई हैं। किंग ज्वालिंग चिल्ला के बोलते हैं हम और डिले नहीं कर सकते। अंकल हुआंग आप इस स्नेक को हैंडल करोगे, येमो ज्वानमिंग और मैं मिलके इस 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन से फाइट करेंगे। बाकी लोग ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की ओर फोकस करो। चिंगियन को पीछे छोड़ के वो 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन अपने मुंह से हिसिंग साउंड्स को निकालते हुए चाओलू और ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के बगल में आ जाता है। इस बैटल को बैटल ऑफ टाइटंस कहना गलत नहीं होगा। चिंटिया ने एक हाथ से एंट्री चेंज कर रही थी। हम आसमान में से कई स्पीयर्स को बाहर आते हुए देखते हैं। ये गोल गोल घूमने वाले स्पीयर्स ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी से बने हुए थे। बिना हेजिटेशन के इन्हें भेज दिया जाता है शेफू की तरफ। शेफू का फिगर फ्लेकर होता है। वो पहने पहने ब्लैक एंड व्हाइट स्पीयर्स हर बार उनकी बॉडी को मिस कर रहे होते हैं। एक ही नजर में शेफू पता लगा लेती है कि किंग ज्वालिंग की टोली में सबसे पावरफुल ये चिंटियानी है, जो कि 9 स्टार दूधी के 9 टर्न पे पहुंच चुका है। और यही रीजन होता है जिसकी वजह से शेफू, जो कि खुद हाफ इमोर्टल लेवल की पावर हाउस थी, वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होती है। अपने अटैक्स को इस तरह से डॉज होते हुए देख चिंटियान अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है। तुरंत ही पूरा आसमानी उन ब्लैक एंड व्हाइट स्पीयर से भर गया था। इसके जवाब में शेफू अपनी वुडन केन को आगे करती है और उनके पीछे बनता है एक बहुत ही बड़ा सा स्नेक। ये पूरा सरपेंट एनर्जी से बना हुआ था। फिर बैंग 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 की आवाज के साथ वो स्पीयर्स शेफू के हैवी अटैक से जाके टकराने लगते हैं। ये टकरावटें इतनी भयानक थी कि हल्के फुल्के एक्सपर्ट्स तो एकदम ट्रेम्बल होकर दूर चले गए थे। किंग ज्वालिंग जो कि खुद इस सीन से थोड़ा दूर पहुंच गया था, वो अपने शौक को जैसे से करके हाइड कर पाता है। वो कहते लगता है अंकल हुआंग इस हाफ इमोर्टल शेफू को ज्यादा लंबे समय तक रोक नहीं पाएंगे। जब वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था, उसे हाफ इमोर्टल और पीक दूधी के बीच का डिफरेंस ही मालूम पड़ता है। भले ओल्ड मैन चिंटियान 9 स्टार दूधी के 9th टर्न पे पहुंच चुका हो, तब भी शेफू उसके साथ काफी कैजुअली खेल पा रही होती है। दूधी लेवल के एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं उस पावर को जो कि उनके डेंटिन के अंदर के स्मॉल वर्ल्ड में होती है। वहीं पर अगर बात करिए दोशियान यानी कि इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट्स की, वो ट्रू लाइफ और डेथ पावर का इस्तेमाल करते थे, जिसने इमोर्टैलिटी को पीछे छोड़ दिया है। वहीं पे ब्लू एंड व्हाइट ने जब देखती है कि वो ओल्ड मैन चिंटियन कुछ समय तक उसकी मास्टर को रोक पा रहा है, उसके दिल में एक अनईजी फीलिंग फैलती है। भले उसे अपनी मास्टर भरोसा होता है, लेकिन ब्लू एंड व्हाइट स्नेक उन औरों को भी सेंस कर पाती है जो कि ज्वालिंग रॉयल फैमिली के अलावा यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की मुंह से ग्रीन एनर्जी बाहर आती है जो कि उसके शरीर से लिपट के एक आर्मर को बना लेती है। इस आर्मर को देख के शाओलू कहती है स्नेक जेड आर्मर। ये स्नेक जेड आर्मर मेडुसा क्लैन के सबसे रेयर आर्टिफैक्ट्स में से एक है। जो भी इस कवच को पहनता है
है वो अपने से एक हायर लेवल के अपोनेंट से फाइट कर सकता है। इस जेड स्नेक आर्मर की वजह से ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की स्ट्रेंथ काफी ड्रामेटिक तरीके से राइज हुई थी। वो जो कि रैंक 5 9 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को रखती थी और वो टेरिफाइंग रैंक 6 9 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ में पहुंच चुकी होती है। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक शाओलू की तरफ मुड़ के बोलती है, सीनियर ग्रीन, हमें साथ में मिलकर इन इंट्रूडर्स को जल्दी हराना होगा वरना हालात बदल सकते हैं। ये सुन के टेम्पल की गार्डियन शाओलू ने नोट किया था। उसकी बॉडी में से बाहर आने लगी थी ग्रीन कलर की लाइट जो कि अपने चारों तरफ एक तूफान को बनाने लगती है। इस तूफान में रेत के साथ साथ बहुत ही लीथल टॉक्सिन होता है। ये जहरीला तूफान हर एक मोमेंट के साथ और भी पावरफुल होता जाता है। वहीं पे ड्रैगन लविंग लीजन की याओशिन चिल्ला के बोलती है, डू इट। उसके चारों तरफ इकट्ठे होते हैं 6 वॉरियर्स। ये ड्रैगन लविंग लीजन के 6 एलीट जनरल्स होते हैं। इनमें सबसे पहला होता है ज़्वानमो, जिसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार 2 एम्पर के पीक की थी। फिर होता है फैन यू, जिसका लेवल भी सेम था। लिu चेन और म्यू चेन की स्ट्रेंथ होती है 8 स्टार 2 एम्पर के लेट स्टेज पे। वहीं पे म्यू चेन फेंग 8 स्टार दूधी की मिड स्टेज की स्ट्रेंथ को पोजेस करता था। लास्ट में होता है ज़ुआन वानशियन जो 8 स्टार दूधी के अर्ली स्टेज पे था। जब ये 6 लोग याओशिन के चारों तरफ सर्कल में खड़े होते हैं, साफ तौर पे एक फॉर्मेशन थी। तुरंत इन सभी की ओर सिंक्रोनाइज होने लगते हैं। फैन यू पूछता है, तुम्हें कितना समय चाहिए? याओशिन बोलती है 5 मिनट्स। वो इन 6 लोगों के सर्कल के बीच में बैठ चुकी होती है। ऐसा लगता है वो अपनी सोल स्ट्रेंथ को इन 6 लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। इन 6 में लीडर का रोल निभाता है फैन यू। वो कहता है, ज़्वानमो, तुमको समय के लिए उस ग्रीन स्नेक का सामना करो। यहाँ पे ग्रीन स्नेक कहा जा रहा था शाओलुओ को। वो कहते हैं, ज़ुआन वेंशन और म्यू चैनफेंग, तुम ज़्वानमो को सपोर्ट करना और तुम्हें ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के ध्यान को ही भटकाना होगा। बिना हेजिटेशन के सभी ने एक्शन लिया था क्योंकि ड्रैगन लविंग लीजन में इन सभी को रहते हुए काफी लंबा समय हो चुका है। उनकी कोऑर्डिनेशन की तो बात ही क्या करनी थी। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक जब इस फॉर्मेशन को देखती है उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। स्पेशली उसके ध्यान को आकर्षित करता है फैन यू, जिसके ऑरे के बारे में कुछ अलग था। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक बोलती है, स्पेस एट्रीब्यूट की दुखी। ये चीज काफी सरप्राइजिंग थी। का स्पेशल एट्रीब्यूट की दुखी ये हाई लेवल के एल्केमिस्ट जितनी रेयर होती है। इसी कारण की वजह से फैन यू को काफी पेचीदा अपोनेंट बोला जाएगा। समय को न बर्बाद करती हुई ब्लू एंड व्हाइट स्नेक फॉर्मेशन की तरफ धावा बोल देती है। उसके अटैक सिर्फ पावरफुल ही नहीं होते हैं बल्कि उनमें एक लीथल एनर्जी मिली होती है जो कि अगर किसी के शरीर में चली जाती है तो उसके इंटरनल बैलेंस को पूरी तरह से बिगाड़ के रख देगी। दूसरी तरफ शाओलू देख रही थी उस बैटल को जो कि चिंगटियन और ओल्ड वुमन शेफू के बीच में हो रही होती है। क्योंकि शाओलू शेफू की कंपेनियन स्पिरिट थी, उसे शेफू की काफी चिंता थी और फिर भी जैसे से अपने आप को इन दुश्मनों में फोकस करती है। यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के अटैक एकदम क्लीन होते हैं। शाओलू को जहर उगलने में जाया करता था क्योंकि उसके ऑलमोस्ट सारे के सारे अटैक्स जहरीले होते हैं। अभी किंग ज़्वालिंग की बैंड बजा रहा होता है वो 7 करोड़ हेवन सोलोइंग पाइथन। वो एक तेजी से पूंछ फटकारता है। बैंग की आवाज के साथ किंग ज़्वालिंग का एनर्जी आर्मर टूट जाता है। हम उसके फिगर को पीछे घसटते हुए देखते हैं। वो दांती मीस के बोलता है, डैम इट, ये 7 करोड़ हेवन सोलोइंग पाइथन बिल्कुल भी इजी अपोनेंट नहीं है। वो यूमो ज़्वानमिंग की तरफ मुड़ता है। किंग ज़्वालिंग कहते हैं, मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। यूमो जिसकी दुखी होती आइस एट्रीब्यूट की, किंग ज़्वालिंग की पुकार को सुन के वो एक इशारा करता है। उसके पीछे का स्पेस रिपल हुआ था। हम उस खाली स्पेस में से एक बड़ी सी चट्टान को बाहर आते हुए देखते हैं। बात बस ऐसी थी कि चट्टान पूरी तरह सफेद बर्फ से बनी हुई थी और इसका ऊपरी सिरा बहुत ही पैना होता है। किंग ज़्वालिंग कहते हैं, लेट्स गो। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग गई थी। यूमो और ज़्वानमिंग साथ में मूव करते हैं। ऐसा लगता है वो जल्दी से 7 करोड़ हेवन सोलोइंग पाइथन के ऊपर जीत हासिल करना चाहते हो। अभी ज़ुलाओ ने अपने आप को युद्ध के मैदान में छिपा के रखा होता है। वो कहते हैं, बैटल काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। अब तक स्नेक ट्राइब के बाकी लीडर्स यहाँ पे पहुंच ही रहे होंगे। तब मैं देखना चाहूंगा कि किंग ज़्वालिंग क्या करेगा। हमें दिखाए जाते हैं सोलोमन सेक के 3 फिगर्स, जिनमें से लीडर था वो लिu क्वान। किंग ज़्वालिंग को फाइट करते हुए देख लिu क्वान कहता है, ये किंग ज़्वालिंग स्काई सोलोइंग पाइथन को अकेले ही हड़पना चाहता है, लेकिन आखिर हम ऐसा कैसे होने सकते हैं। फिर हाथ में होती एक लाल रंग की बीड और जिसे वो क्रश कर देता है। सीन डेजर्ट के नीचे का दिखाया जाता है। यहाँ मौजूद होते हैं कुछ डार्क और सिनिस्टर और जो कि ऊपर की बैटल को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। उनमें से एक सिनिस्टर आवाज कहती है, इन 8 स्टार 2 एम्पर से ऊपर वाले एक्सपर्ट्स की सोल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। आखिरकार इतनी सारी सोल्स को कलेक्ट करने की वजह से मेरा स्टेटस फिर से राइज हो सकता है। वो डार्क फिगर देखता है उन 3 लोगों को जो कि सोलोमन सेक से आए होते हैं। वो कहता है, सोलोमन सेक, तुम बस घोस्ट वर्ल्ड के चमचे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो तुमसे कोऑपरेट करना चाहेंगे? घोस्ट वर्ल्ड का हमेशा पार्टनर बस हमारा सोल पहले से ही रहा है। तब इन फिगर्स में किसी का हमें चेहरा दिखाई देता है। ये और कोई नहीं बल्कि न्यू डोंग था। वो न्यू डोंग कहता है, माय लॉर्ड, इस चिंटियन और शेफू को हैंडल करना काफी डिफिकल्ट होगा। ये सभी ऊपर के युद्ध के मैदान को एक क्रिस्टल बॉल से देख रहे थे। वो शैडोई फिगर न्यू डोंग से बोलता है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? जब तक तुम हमारे सोल पहले से कोऑपरेट करते हो तुम्हें बिल्कुल मिसट्रीट नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक बात रही इस हाफ इमोर्टल की, उससे डील करने के मेरे पास अपने तरीके हैं। ये कह के डार्क फिगर फिर से उस क्रिस्टल बॉल की तरफ देखने लगता है। वो नोटिस नहीं
नहीं कर पाता कि जब न्यूडोंग ने अपनी नजरें नीचे करी थी तो उनमें एक पैनापन होता है। न्यूडोंग मनी मन में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम भली सोल पैलेस से हो, मुझे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में दफनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ब्रिटल फील्ड के किनारे से हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है किंग ज्वालिंग की स्ट्रेंथ 9 स्टार दूधी के 5 टन तक पहुंच चुकी है, और अगर ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने चिंटियन जैसे एक्सपर्ट को भी डिस्पैच किया है तो लगता है किंग ज्वालिंग मेडुसा टेम्पल के टाइगर को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस टेम्पल के अंदर जो भी छिपा हुआ है वो डेफिनेटली इनवैल्यूएबल होगा। तभी इसके बगल में एक और आवाज कहती है, मैं कई पावरफुल औरों को अप्रोच करते हुए सेंस कर पा रहा हूँ, लगता है मेडुसा क्लैन की बाकी ट्राइब्स यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। सीन कहता है जियान की तरफ। युद्ध के मैदान को देख के जियान की भौहें सिकुड़ गई होती हैं। वो कहता है मेडुसा क्लैन की हालत भी अच्छी नहीं है। इस बात पे टैंग टैंग भी नोट करती है। वो कहती है लेकिन हमारे लिए तो ये अच्छी बात है, आखिरकार ऐसी पीक दूधी लेवल की बैटल्स हमें रोज देखने को नहीं मिलती। बैटल फील्ड के केसेस से बैंक की आवाज सुनाई देती है। हम शाओलू के फिगर को पीछे घसीटते हुए देखते हैं। वो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की तरफ मुड़ के बोलती है, चाओचिंग उस लड़की के बारे में मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये फाइट कर रही होती है कभी एक एनर्जी डीमन से, जिसकी स्ट्रेंथ लगती है बस 8 स्टार 2 एम्पर लेवल की, बट उससे डील करना शाओलू जो कि 9 स्टार दूधी के फर्स्ट टर्न पे होती है उसके लिए भी बिल्कुल आसान नहीं हो रहा था। इस डीमन की पावर शाओलू की सोल पावर के ऊपर लगातार हमला कर रही थी, और इस वजह से शाओलू को लगातार अपनी सोल पावर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अभी तक टेम्पल गार्डियन शाओलू ने कभी सोचा नहीं था कि उसे किसी दिन इस तरीके से रोका जाएगा। शाओलू को पीछे करने का तो डीमन हंस के बोलता है, टिस्क टिस्क, क्या ही डिलीशियस एनर्जी है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या तुम्हारा ब्लड भी इतना ही टेस्टी होगा। अभी जस्ट इस डीमन ने शाओलू की ग्रीन एनर्जी को ऑब्जर्व किया होता है, और उसके फ्लक्चुएट कर रहे ऑरे को सेंस करके ऐसा लगता है जैसे ब्रेक थ्रू की तैयारी में हो। दूसरी तरफ ब्लू एंड व्हाइट स्नेक 8 स्टार 2 एम्पर से फाइट करने में बिजी होती है। भले उसकी कल्टीवेशन 9 स्टार दूधी के रैंक 5 पे पहुंच चुकी हो, तभी ड्रैगन लिविंग लेजेंड के मेंबर्स के कोऑर्डिनेटेड अटैक की वजह से वो अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में पाती है, और इसमें एक हद तक बड़ा रोल अदा कर रहा होता है फेन्यू का डोमेन। ये स्टेलमेट कंडीशन 2-4 सेकंड्स तक और चलती है। तभी याओशिन जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है, अचानक से हम उसकी आंखें खुलते हुए देखते हैं। बूम की साउंड के साथ उसके चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। याओशिन का 8 स्टार दूधी लेवल का ऑरा काफी तेजी से राइज होने लगा था। ये ब्रेक थ्रू कर लेता है 9 स्टार 2 एम्पर में, और फिर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4 तक पहुंच जाता है। जब ब्लू एंड व्हाइट ने याओशिन को ऑब्जर्व करती है, उसकी आंखों में एकदम डिसबिलीफ भर गया होता है। वो कहती है, समखना रैंक 4 9 स्टार दूधी। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक समझ जाती है कि अब उसके लिए परेशानी खड़ी होने वाली है। तुरंत ही वो पर्पल स्नेक जो कि ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के हमेशा साथ रहता था, हम उसे एक्सपेंड होते हुए देखते हैं। ये आकार ले लेता है 100 मीटर बड़े सरपेंट का, और इसकी फ्रोशियस नजरें टिक जाती हैं याओशिन के ग्रुप पे। याओशिन भी अपने हाथ को उठा के बोलती, चलो इसे खत्म किया जाए। वो पर्पल स्नेक अपने मुंह के सामने एक बड़ी से पर्पल एनर्जी के गोले को बना लेता है। इस अटैक का नाम था जीहुआ सोलुस द सन। ये बड़ा सा पर्पल एनर्जी का गुब्बारा जो कि 10 मीटर चौड़ा होता है, वो बढ़ गया था याओशिन की तरफ। लेकिन अब उसी के टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद याओशिन के पास वो 9 स्टार दूधी वाला कॉन्फिडेंस भी आ गया था। याओशिन की आंखें हो जाती पूरी तरह से सिल्वरी। इस टेक्निक का नाम था स्पेस डिस्ट्रक्शन। स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और ये हवा को चरमराते हुए उस पर्पल एनर्जी के गोले की तरफ आगे बढ़ जाता है। फाइनली इन दोनों अटैक्स का कोलिजन होता है, लेकिन इसमें कोई आवाज नहीं आई थी। बस जैसे ही वो सिल्वरी घूमता हुआ स्पेस उस पर्पल इस गोले के सामने आता है, दोनों एनर्जीज एक दूसरे को डिवावर करने लगती हैं। एक तरफ सिल्वरी स्पेस एनर्जी न्यूट्रलाइज करती है उस पर्पल एनर्जी को, साथ में पर्पल एनर्जी स्पेस डिस्ट्रक्शन टेक्निक को छोटा करती जाती है। लास्ट में जाके एक बूम की आवाज के साथ दोनों अटैक्स एक दूसरे को तबाह कर देते हैं। ओके, सो बीच में बात कर लेते हैं जरा। आप तुरंत ही हमें कमेंट्स में लिख के बताओ कि इस फाइट की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लग रही है, क्योंकि हम हर एक एपिसोड में 5 से ज्यादा चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टोरी इतनी घटिया तरीके से लिखी गई है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस इतना समझ लो कि किसी किसी के अटैक्स तो कई सेंटेंसेस बाद कनेक्ट होते हैं। तो हमारे भाई को कभी कभी खुद समझ में नहीं आता है कि आखिर ये अटैक कब और किसके ऊपर किया गया था, लेकिन तब भी हम टेलर की तरह इस कहानी को स्टेज कर रहे हैं, सही जगह पे सही चीजें रखने की ट्राई कर रहे हैं। अपने फीडबैक को जरूर शेयर करना, जिससे हमें मालूम पड़ सके कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और क्या चीजें आपको पसंद आ रही हैं। चलो फाइट को कंटिन्यू किया जाए। जैसे ही पहला अटैक फिनिश हुआ होता है, दोनों ही पार्टीज अपने दूसरे अटैक को लॉन्च कर चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वो फेन्यू जो कि अब तक ब्लू एंड व्हाइट स्नेक को अपने डोमेन के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, वो एक अजीब सी ब्लैक एनर्जी को याओशिन की सिल्वरी एनर्जी में भेज देता है। तुरंत ही सिल्वर स्पेस एनर्जी की डिवोरिंग पावर बढ़ जाती है। ये पर्पल स्नेक होती है ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की कंपेनियन स्पिरिट। दोनों के बीच में गहरा कनेक्शन था। अगर इनमें से कोई भी इंजर्ड होता है तो दूसरे को बैकलैश पहुंचेगी, और आगे कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब वो पर्पल जायंट स्नेक याओशिन का सामना
सामना कर रहा होता है तभी फेन्यू की पावर अचानक से राइज हुई थी। ये होता है याओशिन की किसी फॉर्मेशन की वजह से। ऐसा लगता था उस मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल करके ये 6 लोग अपनी स्ट्रेंथ को किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब ब्लू एंड व्हाइट स्नेक का ध्यान था याओशिन के ऊपर और वो फेन्यू को कमजोर समझ रही थी, तभी अचानक से फेन्यू का ऑरा इरप्ट होता है। वो यूज करता है एक सोल अटैक जिसका नाम होता है डेथ ऑफ सोल। फेन्यू के पीछे के आसमान में एक बड़ी सी आंख खुलती है और इसमें से टेरिफाइंग सोल फ्लक्चुएशन रिलीज हुई थी जो जाके स्लैम हो जाती है ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की बॉडी से। तुरंत ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के मुंह से चीखने की आवाज बाहर आई थी। अचानक से उस हमले की वजह से सीधी बैकलैश पहुंचती है उस बड़े से सरपेंट को जो कि याओशिन से लड़ रहा था। फेन्यू जिसका ऑरा राइज हो चुका था वो अपने हाथ के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी को इकट्ठा करता है क्योंकि पिछले सोलर अटैक की वजह से ब्लू एंड व्हाइट स्नेक अभी भी होश में नहीं आ पाई थी। अगर फेन्यू का अटैक उसे टकरा जाता है वैसे उसकी जान भी जा सकती है। इसी मोमेंट से 1 सेकंड पहले का सीन दिखाया जाता है जब अटैक लॉन्च हो रहा था। तभी वो छोटी सी बच्ची चिंगयान जिसके पास 3 फ्लावर फर्नेस पीपल होते हैं वो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के ऊपर इस खतरे को देखती है। अब तक ब्लू एंड व्हाइट स्नेक ने जिस तरीके से उसे ट्रीट किया था चिंगयान को अपनी सी लगने लगी थी। जैसे ही फेन्यू वो अटैक को लॉन्च करता है चिंगयान ने 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को ब्लू एंड व्हाइट स्नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। सीन लौटता है करेंट मोमेंट पे। वो लाइफ और डेथ एनर्जी ब्लू एंड व्हाइट स्नेक से टकराने वाली थी तभी इसके रास्ते को कई स्केल्स रोकते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन था। बट अब तक किंग ज्वालिंग का लगातार सामना करने की वजह से उसकी सिचुएशन भी खराब हो चुकी होती है और अब जब ये बैंग की आवाज के साथ उसके अटैक टकराता है उस सोलिंग पाइथन की मुंह से तेज हिसिंग साउंड बाहर आई थी। ये हिसिंग आवाज डर से भरी होती है। वैसे इस सीन को तुम वैसा समझ सकते हो जब यूनशैन ने नालन जानरान से कंपटीशन के टाइम पे ध्यान को सप्रेस करने के लिए अटैक किया होता है, लेकिन उस अटैक को फेस किया था 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन ने जिसकी वजह से उसके बहुत सारे स्केल्स टूट गए थे। वो लगभग मरने की कगार पे आ गया होता है तभी क्वीन मेडुसा अपीयर हुई थी। खैर ये तो रही पुरानी बात, बस वो सीन काफी ज्यादा एपिक था। कुछ इसी तरीके से ब्लू एंड व्हाइट स्नेक को इस 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन ने बचा तो लिया है लेकिन इस अटैक ने उसे बहुत ही सीरियसली इंजर्ड कर दिया होता है। हम उसे जमीन पे पड़े हुए देखते हैं और अब उसके पास अपना फन उठाने की भी ताकत नहीं होती। सीन गया था किंग ज्वालिंग की तरफ। वो कहता है याओशिन की टेक्निक की वजह से ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की सोल को सप्रेस कर लिया गया है। वो कुछ समय तक हमें परेशान नहीं कर पाएगी। इससे पहले सिचुएशन हमारे और भी खिलाफ हो जाए हमें एक्शन लेना होगा। ये मुंह नोट करके देखता है चिंगयान की तरफ। वो 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन ने किंग ज्वालिंग और बाकियों के ऊपर हमला चिंगयान के कहने पे किया था। इस वजह से यूमो कहता है ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। छोटी सी चिंगयान को देखिए किंग ज्वालिंग की आंखें भी नैरो हो चुकी होती हैं। आखिर वो और यूमो 9 स्टार 2D लेवल के पावर हाउस है। एक लड़की के द्वारा इनकी ऐसी बेइज्जती आखिर कब हुई है। नजारा दिखाया था चिंगयान की तरफ का। वो 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन के पास पहुंच गई होती है जो कि श्रिंक होके कुछ 10 मीटर कहीं रह गया होता है। चिंगयान के कांपते हुए हाथ जाते हैं उन स्केल्स की तरफ जो कि पाइथन की बॉडी से निकल चुके थे। वो जानती थी कि सोलिंग पाइथन ने अपनी जान को उसके कहने पे खतरे में डाला है और ये उसके लिए बहुत ही टचिंग मोमेंट होता है। तो 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को आंखें बंद करते हुए देख चिंगयान की बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है। वो कहती है तुम नहीं मर सकते। फाइनली उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद नीचे गिरती है। ये आंसू उस पाइथन को छू नहीं पाया था। तभी चिंगयान की चारों तरफ का स्पेस टूटता है और उसके शरीर में से एक टेरिफाइंग इंटेंसिटी का ग्रीन ऑरा इरप्ट हुआ था। अब इस लड़की को देख के ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई वॉर गॉड खड़ा हो। वो अपने हाथ को आगे करके बोलती है तुम्हें वापस आना होगा। उसके मुंह से शब्द बाहर ही आए थे तभी 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन की बॉडी में से एक 7 रंगों की रोशनी आसमान को छूती है। उस जायंट सरपेंट के वो बॉडी पार्ट जो कि पिछली बैटल की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो गए थे वो इंस्टेंटली एकदम सही होने लगते हैं। उसकी एनर्जी स्पाइक हो चुकी होती है। किंग ज्वालिंग और यूमो जो कि थोड़ी देर पहले खुश हो रहे थे, इनमें से किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसे बदलाव आएंगे। यूमो दांती मीस के बोलता है डैम इट, लगता है हमने देरी कर दी। वो 7 रंगों के पाइथन के ऑरे को राइज होते हुए सेंस करके किंग ज्वालिंग को नचाते हुए अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। वो आंखें नैरो करके बोलता है 9 स्टार 2D की 9th रैंक। 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन की बॉडी को फिर से स्वेल होती है। ये फिर से आ जाता है अपने कई 100 मीटर के आकार में, लेकिन अभी इसका सर चिंगयान के बराबर ही होता है। उसने अपनी पूंछ से इस लड़की को पूरी तरह से ढक लिया था। चिंगयान जिसकी आंखें अभी तक एकदम डायमंड जैसी हो चुकी होती हैं, ये फाइनली नॉर्मल होने लगी थी। उसके चेहरे पे थकावट से भरी स्माइल आती है। वो कहती है तुम ठीक हो। साफ तौर पे 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को रिवाइव करने में इस बच्चे के ऊपर हैवी टोल पड़ा है। सो गाइस ये था इस फाइट का पहला पार्ट और अभी तो चीजें काफी खींचने वाली हैं। मैंने इस एपिसोड को जितना हो सकता है उससे भी अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखना। आई नो अब भी आप में से कई लोग कमेंट करने वाले हो कि वीडियो की भाई और लेंथ रखो, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी को लिखने वाले ने रायता फैला रखा है उसे समेटने में तुम्हारे भाई को 5 से 6 घंटे लगे हैं और यहाँ पे बात बस एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन की हो रही है, वीडियो एडिटिंग और बाकी चीजें तो अलग ही हैं। बस आप सभी के साथ से चल रही है हमारी गाड़ी, वरना इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना सच में लोहे के चने चबाने जैसा है। आई गेस हम इस एपिसोड में 480 चैप्टर्स को क्रॉस कर चुके होंगे। अगर हमें आगे की ट्रांसलेशन और स्टोरी अच्छी मिलती है तो मैं और भी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जाता है तो आप हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हो। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा। Until then, take care, टाटा, बाय बाय।